हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस में सॉरी में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर रहे थे। एक इसका एग्जांपल किया गया था, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं। आज उसका हम लोग का सेकेंड केस को डिस्कस करना है, तो डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस 2 है किसका? जो ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो आप पीछे का वीडियो देख के आइए, तब आपको ये क्लियर होगा। अगर डायरेक्टली आप इसको देखिएगा तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज समझ में ना आए। तो अगला केस 2 में है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट लेंथ rod at its equatorial point। ये हमारा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कीजिए किसके कारण? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट लेंथ रॉड। कहां पे निकालना है? एट इट्स इक्वाटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले इक्वाटोरियल पॉइंट क्या होता था? लास्ट वीडियो में हम कुछ डिस्कस किए थे। सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां पे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूं, एक फाइनाइट लेंथ का रॉड ले लूं। ये फाइनाइट लेंथ का रॉड हो गया। इसका लेंथ हम कितना लेके चल रहे थे? तो इसका लेंथ लेके चल रहे थे L। तो मान लीजिए इसका लेंथ L है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द लेंथ। लैम्डा का डिस्कशन यहाँ पे बोले थे कि लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज मान लेते हैं कि कैपिटल Q। अब ये जो लाइन था इसके सेंटर पॉइंट से जो जा रहा था इसको हम एक्सिस बोलते थे। लेकिन इक्वाटोरियल का मतलब क्या है? इक्वाटोरियल का मतलब ऐसा है कि एक प्लेन ये वाला है, तो इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, और वैसे परपेंडिकुलर प्लेन में कैसे कि परपेंडिकुलर प्लेन और ये दोनों रॉड को इक्वल साइड में बांट दे। मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे मान के चलो एक प्लेन है और ये भी एक रॉड को एक प्लेन मान लेते हैं। ये प्लेन ऐसा रॉड रखा हुआ है और इसके ठीक परपेंडिकुलर में ये प्लेन होगा। तो इस प्लेन पे कोई पॉइंट है जहां पे हमको फाइंड करना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस पॉइंट पे बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वाटोरियल पॉइंट मान लेते हैं कि यही इक्वाटोरियल पॉइंट है। ठीक है, इक्वाटोरियल पॉइंट कहाँ पे होगा? इक्वाटोरियल प्लेन पे होगा। ठीक है, जो इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। और यहाँ से इसको सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं कि O है रॉड का, और रॉड के सेंटर पॉइंट से इसको मिला दीजिए। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालना है इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम है P। ठीक है, अब इस साइड और इस साइड लेंथ कितना बचेगा? इसको हम बोलेंगे कि L/2 होगा, और इसको भी बोलेंगे कि L/2 होगा, क्योंकि इसको बराबर बराबर भाग में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो फिर से तरीका वही है। सोचिए, जहां पे निकालना था, जिसके कारण निकालना था, उसको हम दिखा दिए कि फाइनाइट लेंथ का रॉड है जिसका लेंथ L है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल चार्ज Q है, इक्वाटोरियल पॉइंट पे हमको निकालना है, पॉइंट को दिखा दिए। अब निकालेंगे कैसे? तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो नहीं है। फिर से क्या है? एक्सटेंडेड बॉडी है। तो एक्सटेंडेड बॉडी में डायरेक्ट तो निकालना हमको आता नहीं है। सबसे पहले क्या करते थे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, उसके कारण निकालो, फिर सबको जोड़ दो। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, आपको जहां मन करता है वहां ले लीजिएगा, सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये एलिमेंट हो गया, इसका विड्थ मान लीजिए dx है, और ये एलिमेंटल, इसमें चार्ज कितना होगा? dq होगा। dq का वैल्यू क्या बताए थे? q डिवाइडेड बाई l इंटू dx। लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाए थे। l लेंथ में चार्ज कितना? q, तो 1 यूनिट में q बाई l, और dx में कितना? तो q बाई l इंटू dx। तो चार्ज निकल गया। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस x है। ठीक है, अब ये एलिमेंट के वजह से सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एलिमेंट के वजह से यहाँ से निकालेंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे क्या रखते थे? Q0, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज। Q0 को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपल्सन किधर होगा? हम Q0 को हटा देते हैं। आप मान लीजिए कि Q0 यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल ऐसा करता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये एलिमेंटल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम क्या लिखेंगे, डी, चार्ज डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी, अगर फोर्स लिखना होता तो डी एफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लिए डी। अब इस एलिमेंट को हमको वैरी कराना है, ये एलिमेंट एक बार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पूरा रॉड में ये जाएगा क्योंकि एलिमेंट सब जगह कटेगा ना, और सबको हमको जोड़ना है। तो जब ये एलिमेंट इधर था तो इसका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और इधर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, ठीक है, सबका डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा, जहां पे डायरेक्शन नहीं देखने का जरूरत है, एक्सियल पॉइंट में कोई डायरेक्शन का काम नहीं हुआ था, एक्सियल पॉइंट वाला आप याद कीजिए, अगर ये रॉड था और इसके एक्सियल पॉइंट पे हमको निकालना था, तो जो भी एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, जो भी, इस सब का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो सबका डायरेक्शन एक था, तो इसलिए हम चुपचाप ऐड कर लिए, मतलब उसमें वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या था, एक डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे बताइए कि अगर ये एलिमेंट यहाँ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, अगर यही एलिमेंट इस सेंटर के इस तरफ आ जाए, सपोज करो कि एलिमेंट हम यहाँ पे लेते हैं, विड्थ फिर से वही है, जितना का लिए थे उतना ही dx, तो चार्ज भी वही होगा dq। अब बताइए कि जब ये सेंटर के इस तरफ ये एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा कि अब ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये इधर रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से डी हो जाएगा। अब देखो इस सेंटर के अगर इधर जाए l/2 लेंथ में, तो इस साल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सेंटर की इस तरफ आएंगे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट तो इधर उधर चल जाएगा वेक्टर एडिशन से। इसको हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना, कि ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लो तो जो डायगोनल जाएगा वो क्या होगा, वेक्टर का रिजल्टेंट। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस लाइन पे जाएगा। अब इसको तोड़ो, तो तोड़ना कैसे है, वेक्टर का हम इसका पार्ट कैसे करते हैं आप देखिएगा। अगर आपके पास कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसको आप ध्यान में रखना, 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जिसको नहीं आता है याद रख लेना आज के बाद, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते। जैसे आपके पास एक वेक्टर है, मान लो v, और इसका कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है वैसा कंपोनेंट जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है और कोई पूछे आपसे कि बताइए इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 होगा, एक होगा x के डायरेक्शन में और एक होगा y के डायरेक्शन में। अब एंगल कहां से डिपेंड दिया है वो डिपेंड करता है। अगर एंगल मान लो कि x एक्सिस से दिया है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा ये cos थीटा होगा, और जो y एक्सिस वाला होगा वो sin थीटा होगा। याद कैसे रखना है, इस सब का डेरिवेशन है 11th क्लास के वेक्टर में आपको सिखाया गया होगा, नहीं तो फिर से जल्दी से अब 11 शुरू होने वाला है तो आप उसमें देख सकते हैं। जिससे एंगल बनता है वो कॉस का होता है और जिससे नहीं बनता है वो साइन का होता है। ये याद करने का तरीका है। वेक्टर जिससे एंगल बना रहा है, अगर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तो एक्स का जो कंपोनेंट होगा उसको हम कॉस लिखेंगे। अगर यही एंगल मान लो कि वेक्टर ये था और एंगल यहां से बनता वाई से थीटा, तो हम बोलते कि अब ये कॉस थीटा होगा। जिससे एंगल बनेगा वो कॉस और जिससे नहीं बनेगा वो साइन। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम अभी रफ करते हैं, आपको वो दिखा दिए कि कैसे तोड़ना है। जिससे एंगल बने वो कॉस, जिससे ना बने वो साइन। तो इसका यूज यहाँ पे करना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एकदम आराम आराम से। जितना भी डेरिवेशन है आप बाई कॉन्सेप्ट इसको समझना, अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना, आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले क्या किए कि सेंटर पॉइंट से देखे थे, इक्वाटोरियल पॉइंट पे निकालना था। तो इक्वाटोरियल पॉइंट किसको बोले कि जो रॉड को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करे परपेंडिकुलरली, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। और इससे पहले एक बार इधर की और एक बार इधर की है, तो इधर का एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रहा है जिसको हम डी लिखे थे, और अगर सेंटर की इस तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा जिसको हम डी लिखे। अब बताइए इसका भी लेंथ हम कितना मान लेते हैं, एक्स। ये भी कितना है, एक्स। अगर दोनों लेंथ एक्स एक्स है तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा ये भी इक्वल एंगल होगा। तो मान लेते हैं एंगल कितना सबटेंड किया, थीटा, तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा तो बताइए ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम इस वेक्टर को, डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो यहाँ से कंपोनेंट हमको मिल जाएगा। तो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो इसको हम लिखेंगे डी साइन थीटा, और इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, तो डी कॉस थीटा। इसका हम ले रहे हैं क्यों, क्योंकि एंगल कहाँ से बना, वाई से। तो जिससे एंगल बना वो कॉस और जिससे नहीं बना वो साइन। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक जो कंपोनेंट आएगा एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा
इसी पे जाएगा y के डायरेक्शन में। तो बताइए फिर से एंगल किससे बन रहा है, ये भी y से बना रहा है, इसका मतलब डी cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्लस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस डी cos थीटा, और इसका जो x कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी sin थीटा। अब इसको देखिए कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस पॉइंट पे मिलेगा, पॉइंट का नाम क्या था, P। तो पॉइंट P पे पूछे कि बताइए पूरा रॉड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन दे रहा है, D दे रहा है, D sin थीटा दे रहा है या D cos थीटा दे रहा है। तो अब देखिए कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो D cos थीटा ऐड हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट कौन देगा, D cos थीटा। इसको देखो इस पॉइंट से इक्वल एंड अपोजिट है, इधर भी D sin थीटा इधर भी D sin थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेट हमको कौन देगा, D cos थीटा। क्लियर हुआ। अब जो जो काम करना है, फिगर इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो काम हो गया। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से समझिएगा, वीडियो को पीछे कर करके आप सुन सकते हैं कि कैसे कैसे किया जा रहा है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो पॉइंट चार्ज हम कंसीडर किए हैं एलिमेंटल चार्ज, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस को आप कुछ मान लो कि जिस पॉइंट पे P पे निकालना है, इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस r पे है। ठीक है, तो अगर ये r है और ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq एट पॉइंट P। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, d, इस एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, d। देख लो इधर से भी देख लो तो d, इधर से भी देख लो तो d। तो सबसे पहले d कैलकुलेट कीजिए। तो d का वैल्यू क्या होगा, k dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकल गया। अब क्या करना है, ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा बनेगा, सबको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो बताओ किसको ऐड करेंगे, क्या डी को ऐड करना है कि डी cos थीटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि डी cos थीटा को ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। नेट, नेट का मतलब टोटल, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं ईपी से। तो ईपी बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी की डी cos थीटा, ध्यान में रखना डी नहीं डी cos थीटा, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है रिजल्टेंट में, डी cos थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। अब बचा लिमिट। तो देखिए लिमिट को ध्यान दो कि यहां से, तो हम इस सेंटर से इसको डिवाइड किए थे, आधा इस तरफ जा रहे थे आधा इस तरफ, हाफ पार्ट इधर है हाफ पार्ट इधर है। तो इधर देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्लस l/2, और जब इधर जाएंगे तो माइनस l/2 लिख सकते हैं ऐसा। इसका लिमिट क्या पुट करो, लोअर लिमिट माइनस l/2 और अपर लिमिट प्लस l/2। टोटल रॉड कवर हो गया कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, l/2 माइनस माइनस प्लस l/2, l/2 प्लस l/2 कितना l, तो l लेंथ का रॉड था तो पूरा रॉड कवर हो गया ना। तो लिमिट हमको इस हिसाब से पुट करना पड़ता है ताकि जिस ऑब्जेक्ट के कारण या जिस बॉडी के कारण हमको निकालना है वो पूरा बॉडी कवर हो जाए। तो लिमिट क्या पुट करेंगे, माइनस l/2 टू प्लस l/2, ये कैसे मतलब हो गया इसका लिमिट पुट। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिगर को हम एक बार रफ करते हैं, फिगर आपको देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आप मेहनत भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। देखिए तो ईपी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू कितना आया था, डी का वैल्यू था के dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू ऐसे निकालना, ये डॉट था और ये इक्वाटोरियल पॉइंट था, यहाँ पे इसका एलिमेंट लिए थे, तो ये वाला थीटा था, या इधर से भी लेते हैं तो यहाँ से ये एंगल थीटा था। तो cos थीटा का वैल्यू चाहिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है b/h, पता है ना बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक, cos थीटा बराबर b/h। b कौन है, तो थीटा के सामने p होता है, तो जो ये वाला बचा b है और ये क्या है h है, तो b हम क्या लेंगे r, तो r डिवाइड बाई h कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया, तो यहाँ से पुट कर दीजिए r डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। क्लियर? अभी लिमिट कितना था, -l/2 टू +l/2। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट में कौन दिख रहा है, क्यू का भी वैल्यू पुट कर लो, dq का। तो ep बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ k और dq का वैल्यू था q डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका देखिए पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो 1 + हाफ 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + r² के पावर 3/2। अब k था और dq का वैल्यू यहाँ से पुट करें तो q/l, तो l आ जाएगा, और इंटू dx था तो यहाँ पे इंटू dx लिखेंगे, और यहाँ से एक और कौन बच रहा है, r, तो r ऊपर लिख लो। देख लीजिए सब कुछ आ गया ना, k dq का वैल्यू q/l इंटू dx, तो dq का वैल्यू q/l इंटू dx, और यहाँ पे r था तो r, और नीचे में क्या था, 1 + हाफ 3/2, तो 3/2 सब कुछ आ गया। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, लिमिट लिख दीजिएगा -l/2 टू +l/2। तो ep बराबर क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट, l कांस्टेंट, सब बाहर आ गया। क्या r बदलेगा, नहीं, q भी नहीं बदल रहा है, k भी नहीं बदल रहा है, l भी नहीं बदल रहा है, r भी नहीं बदल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं k q r डिवाइडेड बाई l। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो dx r डिवाइडेड बाई x² प्लस r² के पावर 3/2 -l/2 टू +l/2। क्लियर है यहाँ तक? बाकी सब इंटीग्रेशन है सिंपल, एक एक स्टेप को आप समझ के आप प्रैक्टिस करना, आपसे भी बनेगा, 1 से 2 बार आप करो, पक्का बनेगा। अब देखिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। dx/x² + r² के पावर 3/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो आप इंटीग्रेशन में बेसिक पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको यहाँ पे तरीका बता रहे हैं। देखिए, जब भी इस फॉर्म का dx/x² + r², जहाँ पे x वैरी करेगा और r क्या है, कांस्टेंट है, तो जब भी ये फॉर्म अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर देखे तो इसका एक स्पेशल मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या सपोज करना, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, तो x को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदलना है, किससे बदलना है, तो r tan थीटा से, कांस्टेंट इंटू tan थीटा। कांस्टेंट कौन था, r। ये इसका तरीका है, बेसिक इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको मैंने पढ़ाया है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, आप सीखिएगा कि जब भी ये फॉर्म आए इंटीग्रेशन के अंदर तो कैसे सोल्व करते हैं। तो जो वेरिएबल है x, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन था, r इंटू tan थीटा कर दिए। अब यहां से क्या करो कि dx का वैल्यू निकालो, तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x किसका फंक्शन है, थीटा का, तो क्या लिखेंगे dx/d थीटा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, r तो कांस्टेंट है, tan का sec² थीटा लिख सकते हैं ऐसा। तो बताइए dx का वैल्यू कितना हो गया, r sec² थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, अब ये dx का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, और जो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया उसको पुट करो। तो देखिए ep बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना है, r sec² थीटा इंटू d थीटा डिवाइड बाई x²। x को क्या सपोज किए, r tan थीटा, तो x² है तो लिख सकते हैं r² tan² थीटा और प्लस r², होल पावर कितना 3/2। कांस्टेंट कितना था बाहर में, k q r डिवाइडेड बाई l, तो जैसे था वैसे लिख दिए, लिमिट -l/2 टू +l/2। देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, आप ध्यान से बस इसको कर लेना खुद से, तो आप सीखोगे। अगर देख के छोड़ दोगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो अब देखिए आगे अगला स्टेप, के क्यू r डिवाइडेड बाई l। अब यहां से देखिए r² कॉमन है, r² को कॉमन करेंगे, तो कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, r sec² थीटा डिवाइड बाई इंटू d थीटा था। r² कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं। r² तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से tan², 1 + tan² sec² होता है। इसका पावर कितना था, 3/2, तो होल पावर 3/2। क्लियर है? आगे देखिए ep बराबर क्या लिखेंगे, k q r डिवाइडेड बाई l, r sec² थीटा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए 1 + tan² sec², तो हम इसको लिख सकते हैं r² sec² थीटा के पावर 3/2। अभी दोनों स्क्वायर के फॉर्म में r² sec², तो हम लिख सकते हैं r sec थीटा का होल स्क्वायर,
और r sec थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 का हमको कैंसिल आउट कर सकते हैं। लिमिट तो आप लिख ही रहे थे -l/2 टू +l/2, ये कैंसिल कैसे हुआ समझ में आया। r स्क्वायर sec स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं r sec थीटा का दी होल स्क्वायर, इसका पावर कितना है 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम किए। तो आप ध्यान रखना। आगे देखो, थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन जब आप करोगे ना खुद से, जब सीख जाओगे ना तो बनाने में बहुत मजा आएगा। बस आप देख के छोड़ना मत, थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, आप कर लीजिएगा, आपको भी मजा आएगा। तो ईपी बराबर क्या बनेगा देखिए, तो के क्यू आर डिवाइड बाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से क्या बचा आर क्यू सेक क्यू थीटा, ऊपर में 3 बच रहा है तो क्यू में जाएगा ना, तो आर क्यू सेक क्यू थीटा। अब यहां से देखो आर तो कांस्टेंट है तो ये आर को बाहर निकाल सकते हैं, आर क्यू को बाहर निकाल सकते, सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सबको बाहर निकाल तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर ये आर एक बच रहा है नीचे में, देखिए आर इंटू आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक आर बच रहा है, आर को बाहर निकाल लो, तो आर को बाहर निकाल ली, अंदर में क्या बचा डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, लिमिट -l/2 टू +l/2। क्लियर है। अब सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो ईपी बराबर क्या लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा इंटू डी थीटा -l/2 टू +l/2। अब देखो कितना सिंपल फॉर्म आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस चलता है, आपने सुना होगा। तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे ईपी बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन थीटा, लिमिट -l/2 टू +l/2। चलो लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। अब सोचना ये है कि सर यहाँ पे तो थीटा है, थीटा एंगल होता है, यहाँ पे लिमिट है l/2, l/2 क्या होता है लंबाई, तो थीटा में लंबाई को घुसेड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, जो चीज है उसी को वो पुट करना। यहाँ पे अगर एंगल रहता तो एंगल डायरेक्टली पुट हो सकता था, लेकिन क्या थीटा में हम l/2 रख दें तो इससे नहीं ना होगा। तो सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है कि साइन थीटा को डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कहां से, आप ट्रायंगल से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो सपोज किए थे उससे भी कर सकते हैं। क्या सपोज किए थे x बराबर r tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा x डिवाइडेड बाई r, और tan थीटा क्या जानते हैं p बाई b, तो p पता है b पता है, h कितना x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिगर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो जहां पे सपोज किए तो वहां से भी। तो देखिए हमको साइन निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है p बाई h, p क्या है p x, h क्या है √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये साइन थीटा का वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर लीजिए। तो ईपी का वैल्यू क्या आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू होता है आया x डिवाइडेड बाई √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लिमिट -l/2 टू +l/2। अब तो आराम से पुट हो जाएगा। x क्या था डिस्टेंस जो वेरिएबल था, तो ये l/2 और -l/2 कहाँ पे पुट करना x में कि r में, तो r कांस्टेंट है, ध्यान रखना r क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में पुट होगा कि वैरी करेगा। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है x, तो एक बार l/2 यहाँ पे पुट करो, लिमिट पुट करना आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो में इसका केस 3 डिस्कस करेंगे, जब तक आप इसको प्रैक्टिस करके तैयार रखिए। ठीक है, थैंक यू।